वेलकम बैक। माइकल चेखव लेक्चर सीरीज 4 में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने माइकल चेखव के जीवन के संक्षिप्त परिचय के बारे में जाना समझा और साथ ही उनके अभिनय सिद्धांत की जो विकास की जो स्थितियां परिस्थितियां थी उनके जीवन के साथ उसे जानने समझने की कोशिश की और उसके साथ साथ उनके अभिनय सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्वों में से कल्पनाशीलता और ध्यान की एकाग्रता को हमने समझने का प्रयास किया। आज की कक्षा में उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण बिंदु है हायर ईगो। इसको समझने की कोशिश करेंगे। हायर ईगो क्या है और हायर ईगो कैसे हमारे रचनात्मकता में अपना योगदान देता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हायर ईगो, इसको हिंदी में उच्चतम या उच्चतर अहम कहा जाए तो माइकल चेखव हायर ईगो को हमारे जीवन को दो हिस्से में बांट करके देखते हैं। पहला हिस्सा है वो जो हमारा दैनंदिन जीवन का है, मतलब जो रोजमर्रे की जिंदगी हम जीते हैं, यह जो है यह जीवन का एक हिस्सा है। यह दैनंदिन का जो व्यक्तित्व है ये इसको कहते हैं लोअर ईगो। लोअर ईगो ये निचले स्तर का अहम है हमारा। दूसरा, वह रचनाकार जो हमारे सभी रचनात्मक प्रक्रिया के पीछे खड़ा रहता है। हमारे भीतर एक रचनाकार होता है और हम जितनी भी तरह के रचनात्मक प्रक्रिया करते हैं उस सब रचनात्मक प्रक्रिया के पीछे जो खड़ा रहता है वह है हायर ईगो। उसको माइकल चेखव हायर ईगो के नाम से कहते हैं, पुकारते हैं, उसे हायर ईगो कहते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए हमें फिर से स्वप्न में जाना होगा, स्वप्न को देखना और समझना होगा। तो तब हम चेखव के मंतव्यों को समझ पाएंगे जब स्वप्न की बातों को समझेंगे। क्या जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम विभिन्न व्यक्तियों से मिलते हैं, सपना में विभिन्न जगह जाते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग घटनाएं होती हैं। तो यहां इस स्वप्न में दो स्थिति होती है। एक, पहला कि एक तो हम वह चरित्र हैं उस स्वप्न में जो हम हैं और जिसे हर उस स्वप्न में उपस्थित लगभग हर व्यक्ति जानता है, तो हम उस ड्रीम का एक कैरेक्टर है, एक नंबर। और दूसरा नंबर, ड्रीम फिगर के अलावे हम तो एक नंबर पर ड्रीम फिगर हैं, दूसरे नंबर पर हम उस स्वप्न चरित्र, उस ड्रीम फिगर के अतिरिक्त हम स्वप्न के रचनाकार भी हैं। जब हम जग जाते हैं, सोए रहते हैं, जब तक तो हम सपना में एक कैरेक्टर होते हैं, उस स्वप्न का एक हिस्सा होते हैं, उसका एक कैरेक्टर होते हैं। और जब हम जग जाते हैं तो हम जब याद करते हैं तो हमें पता होता है कि दरअसल उस सपना का, उस स्वप्न का रचनाकार हम ही तो हैं। तो ये जो सपना में जो कैरेक्टर जो था वो लोअर ईगो था और जो जगने के बाद जो स्थिति थी हमारी वो हमारा हायर ईगो था। तो इस तरह से माइकल चेखव इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। या जो दूसरा जो स्वप्न रचयिता है, जो रचनाकार है, उसे ही माइकल चेखव हायर ईगो, उच्चतर अहम के रूप में संबोधित करते हैं। और ये उच्चतर अहम जो है, ये हायर ईगो जो है, अब क्या क्या कैसे कैसे काम करता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। माइकल चेखव कहते हैं कि हमारे दैनंदिन जीवन के अस्तित्व और वह क्षण जब हम रचनात्मक अंतःस्फुरण, रचनात्मकता के शानदार विचार, प्रेरणा के क्षण में होते हैं तो दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। माइकल चेखव हमारे जो दैनंदिन
दिन का जो अस्तित्व है, जो जीवन है, जो हमारा लोअर ईगो है, और जो हमारा रचनात्मक क्षण, जो क्षण का जो अंतःस्फुरण है, जो जिस समय हम क्रिएटिव पर्सन हो, जिस समय हम क्रिएट कर रहे हैं, जिस समय हम रचनात्मकता की प्रक्रिया में होते हैं, जो अंतःस्फुरण, रचनात्मकता का जो शानदार विचार जिस समय हमारे भीतर, जो प्रेरणा का क्षण होता है, तो इस क्षण में जो हम होते हैं और दैनंदिन दिन के जीवन में जो हम होते हैं, दोनों के बीच क्या फर्क है, इसको माइकल चेखव स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम अपने दैनंदिन के जीवन में स्वयं को मैं के रूप में पहचानते हैं। निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, मैं महसूस करता हूं, मुझे चाहिए, ऐसा बोलते हैं हम। और ये जो मैं है, यह सीधा सीधा हमारे शरीर, हमारी आदतों, हमारे जीवन शैली, हमारे परिवार, समाज और वह तमाम वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उससे जुड़ा हुआ है। ये मैं चाहता हूं, मैं करता हूं वाला जो मैं। और ये जो है, ये लोअर ईगो का पार्ट है। अब जब रचनात्मक क्षण में हम होते हैं, जब रचनात्मक प्रेरणा के क्षण में होते हैं, तो हम मतलब एक आर्टिस्ट जो है, एक हद तक मेटामॉर्फोसिस की स्थिति में होते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब जो अपना कायांतरण कर सके, जो अपना रूपांतरण कर सके, जो रूप बदलने में सक्षम हो, वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो जब हम रचनाकार होते हैं, जब हम रचना के प्रेरणा के क्षण में होते हैं, तो हम मेटामॉर्फोसिस अनुभव करते हैं, स्वयं को मेटामॉर्फोसिस की स्थिति को अनुभव करते हैं, वो परिवर्तन, रूपांतरण की स्थिति को अनुभव करते हैं, जो निश्चित तौर पर हायर ईगो का काम है। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है, जिस रूपांतरण की बात की जा रही है, इससे क्या तात्पर्य है माइकल चेखव का? जरा इसे समझने की जरूरत है। माइकल चेखव इस मेटामॉर्फोसिस से तात्पर्य है उस रचनात्मक शक्ति से, उस क्रिएटिव एनर्जी से, उस क्रिएटिव एनर्जी का जो फ्लो है, जो अंतर प्रवाह है, जो हमारे भीतर, आपके भीतर जो एक रचनात्मक शक्ति का अंतर प्रवाह है, उससे तात्पर्य है माइकल चेखव का। वो इस शब्द को मेटामॉर्फोसिस की तरह से कह रहे हैं। कहते हैं कि रचनात्मक शक्ति जो है, इस रचनात्मक शक्ति का जो अंतर प्रवाह है, जो अभिनेता और दर्शक को आपस में जोड़ता है, ये मेटामॉर्फोसिस है। ये रचनात्मक प्रवाह, अंतर प्रवाह, रचनात्मक शक्ति का जो अभिनेता और दर्शक को जोड़ता है, यह जो सेंस ऑफ पावर है, वह एक ऊर्जा का संचार महसूस करना है। ये जो सेंस ऑफ पावर है, ये ऊर्जा का संचार महसूस करना है, जो मंच पर बहता रहता है और पूरे परीक्षागृह में भर जाता है, पूरे ऑडिटोरियम में, मंच से पूरे ऑडिटोरियम तक भर जाता है। और यह महसूस होना क्या है? ये क्या है? यह स्वयं को पूर्ण रूप से मंच पर उपस्थित होना है। जब आर्टिस्ट कोई स्वयं पूर्ण रूप से मंच पर उपस्थित होता है, तो वो जो ऊर्जा का अंतः प्रवाह है, सेंस ऑफ पावर जो है, रचनात्मक शक्ति का जो अंतः प्रवाह है, जो अभिनेता से दर्शक तक फैलता है, वह फैलता है किस स्थिति में? जब कोई अभिनेता पूर्ण रूप से स्वयं को मंच पर
उपस्थित करता है। यही पूर्ण रूप से ऊर्जा का संचार करता है जो मंच पर और प्रेक्षागृह में बह रहा होता है। यही जो पूर्ण रूप से मंच पर उपस्थित होता है। माइकल जैकब कहते हैं कि अगर अभिनेता इस ऊर्जा को महसूस करता है, जो उसके भीतर वो रचनात्मक शक्ति के अंतर प्रवाह को अगर वो महसूस करता है, पावर ऑफ सेंस को महसूस कर पाता है, तो वह अपने उच्चतर अहम के संपर्क में होता है। अगर वो उसको फीलिंग हो गई कि सच में एक ऊर्जा है जो मंच पर से लेकर के और पूरे ऑडिटोरियम में प्रवाहित हो रही है, और वो ऊर्जा का स्रोत जो है वो अभिनेता है, अगर ये महसूस हुआ तो इसका मतलब वो अभिनेता अपने उच्चतर अहम, हायर ईगो के संपर्क में आ चुका है। हायर ईगो के संपर्क में आ चुका है। अपने दैनंदिन जीवन के स्थान पर हम अपने रचनात्मक स्व के साथ, क्रिएटिव सेल्फ के साथ हम मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। अगर इस तरह की फीलिंग होती है तब ये थोड़ा रहस्यात्मक है। वैसे भी हायर ईगो कहाँ से आया, इसको हमने पिछली कक्षा में चर्चा की है, और ये अध्यात्म से ही जुड़ करके आती है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी रहस्यात्मकता तो है, लेकिन इसको हम सहज पूर्वक समझ सकते हैं। तो माइकल जैकब कहते हैं कि ये अनुभव करना, ये हायर ईगो के संपर्क में आने की बात जो अनुभव करना, ये थोड़ा कठिन कार्य है। इतना आसान नहीं है कि आप बस कंघी उठाए और अपने बाल को संवार लिए। इस तरह से कोई आसान काम नहीं है वो, ये थोड़ा कठिन काम है, और हमने पहले कभी नहीं किया है तब तो और भी कठिन काम है, लेकिन हम इसे कर सकते हैं। कैसे? कल्पना के सहारे हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसा होगा, कैसे होगा। तो आइए इसको समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, अगर आप पूर्ण रूप से रचनात्मक व्यक्ति हैं तो यह कैसे होगा, कैसा होगा, यह रचनात्मकता कैसा होगा। कल्पना कीजिए आप कैसे अपने आवाज, अपने शारीरिक हरकत, एक्शन और हाव भावों का प्रयोग एक चरित्र गढ़ने में करेंगे। कैसे करेंगे? कल्पना कीजिए जरा। क्या आप अपने आप को अपनी तीसरी आंख से देख पाते हैं? आपको समझना होगा इस बात को। तीसरी आंख से देखना मतलब मन की आंख से देखना। क्या आप स्वयं को, अपने शरीर को मन की आंख से देख पाते हैं? अपने तीसरी आंख से देख पाते हैं? देख सकते हैं? क्या आप अपने भीतर एक रचनाकार को, जो चरित्र को आकार दे रहा है, और अपने सामग्री जिसे रचनाकार प्रयोग कर रहा है, जैसे आपकी आवाज, भाव और एक्शन के बीच की दूरी को महसूस कर पा रहे हैं? मतलब आपके भीतर जो एक रचनाकार है, और वो रचनाकार जो चरित्र को आकार दे रहा है, गढ़ रहा है, किसके माध्यम से गढ़ रहा है? वो आवाज, शारीरिक हरकत, एक्शन और आपके हाव भाव के माध्यम से जो गढ़ रहा है। तो इस आवाज, शारीरिक हरकत और हाव भाव के माध्यम से, और उस रचनाकार के शारीरिक हाव भाव से जो गढ़ा जा रहा है, उसमें और उस रचनाकार के बीच में क्या आप अंतर महसूस कर पाते हैं? दोनों के बीच में दूरी महसूस कर पाते हैं? खैर, कल हमने एक अभ्यास किया था श्याम वाला, याद होगा आपको पिछली कक्षा में, कि श्याम को देखने का
अभ्यास किया था हमने कि श्याम को हमने कहा कि श्याम तुम दिखाओ कि तुम कैसे एक धूल धूसरित सड़क पर, गर्म सड़क पर चल रहे हो। याद होगा आपको। ये जो काम है रचनात्मक होना, रचनात्मक प्रवाह में आना, ये थोड़ा अलग है इससे, श्याम को देखने वाले काम से। क्या अलग है कि तब आप कल्पना कर रहे थे कि श्याम कोई अलग व्यक्ति है। जब आपने श्याम से कहा कि तुम दिखाओ कि तुम कैसे चल रहे थे, तो इसका मतलब श्याम कोई अलग व्यक्ति था। लेकिन अब परिस्थिति ये है कि अब आप ये कल्पना करें कि आप स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में, यानी श्याम के रूप में स्वयं को रूपांतरित कर रहे हैं। तो ये जो रूपांतरित करने का काम है, ये रचनाकार का जो काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे रचना धर्मिता से थोड़ा भिन्न है। अगर आप बात करें पेंटिंग की, मूर्ति कला की, स्कल्पचर की बात करें, तो वहां पेंटर के लिए मटेरियल जो है वो रंग, ब्रश, कैनवास, पत्थर, मिट्टी, ये सब जो है वो रचनाकार से अलग है, वो बिल्कुल भिन्न है। लेकिन यहाँ परिस्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ जो मटेरियल, जो सामग्री है जिससे रचना की जाएगी, वो रचनाकार के भीतर की है। वो उसकी आवाज़ है, वो उसका शरीर है, उसकी आदतें, उसके हाव भाव हैं। अब ये इतना आसान काम तो है नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए माइकल चेखव कहते हैं कि हम अपने अभ्यास के इतने अपने आप शरीर के आदतों के इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं, अपने व्यवहार से इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि यदि हम उन्हें पहचान भी लें कि किस परिस्थिति में हम क्या रिएक्ट करते हैं, अगर आश्चर्यचकित होना है तो हर बार ऐसा करके ही ऐसा ही करने की आदत है। अगर हम इसको पहचान भी ले तो भी इसे बदल पाना क्या आसान काम है? ये मुश्किल होता है। और अगर 100%, अब मान लीजिए कि इसको बदल पाना जब मुश्किल काम है, हमारा जो हाव भाव है, जो किसी खास परिस्थिति में हम एक ही तरह का जो रिएक्शन हमेशा करते हैं, इसको बदल पाना जब मुश्किल काम है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम अपनी आवाज़ और भाव और शरीर के भंगिमाओं का और शरीर का एक कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अगर करेंगे तो वो किस तरह कर पाएंगे? क्या हम हर चरित्र के लिए उसी तरह से, आषाढ़ का एक दिन में कालिदास भी अगर आश्चर्य करेगा तो ऐसे करके, और अश्वत्थामा अगर अंधायुग में आश्चर्य करेगा वह भी ऐसे करके, क्या हर चरित्र में ऐसे ही हम करेंगे? क्योंकि हमारा जो कच्चा माल है वह इन चीज़ों का अभ्यस्त है। हम इसी आदत को छोड़ नहीं पाते हैं, हम स्वयं को बदल नहीं पाएंगे, तो कैसे कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर मान लीजिए कि हमने संपूर्ण रूप से बदल ही दिया कि आज के बाद हम आश्चर्य में ऐसा नहीं करेंगे, आज के बाद आश्चर्य में हम ऐसा करेंगे, तो ये भी एक नया आदत हुआ। इसमें भी क्या है, फिर आषाढ़ का एक दिन का कालिदास भी ऐसा ही आश्चर्य करेगा और अश्वत्थामा भी ऐसा ही आश्चर्य करेगा। फिर भी कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में? हमें क्या करना चाहिए? हम कर क्या सकते हैं? तो इसके संबंध में माइकल चेखव एक बात कहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने भीतर एक दूरी बना सकते हैं।
खुद से अपनी आदतों की एक दूरी बना सकते हैं। हम जब तीसरी आंख से अपने आप को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी ये आदतें हैं, और जैसे ही हम इस आदत से खुद से ये दूरी, अपने भीतर एक दूरी बनाएंगे, तो इस पूरी प्रक्रिया में, इस रचना प्रक्रिया में एक नया डायमेंशन खुल जाएगा, एक नए आयाम को स्थान मिलेगा। तो इस प्रक्रिया में नया डायमेंशन जुड़ जाएगा, और इन आदतों और प्रति आदतों, एक्शन एंड रिएक्शन को छोड़ते हुए, रोकते हुए हम अपने आप को चरित्र में बदल सकते हैं। मेरी आदत है आश्चर्य में ऐसे करने का, लेकिन मुझे पता है कालिदास जब हमें दिखाएगा, जब हम पहली बार कल्पना करेंगे, जब हम कहेंगे कि कालिदास दिखाओ कि तुम आश्चर्य कैसे करते हो, तो पहली बार वो मेरी स्वाभाविक आदत वाला ही ऐसे करेगा। लेकिन जब हम खुद को उसको बाहर फेंक देंगे, फिर से कल्पना में जाएंगे, और दोबारा जब हम अपनी थर्ड आई से देख रहे होंगे, खुद को रोकेंगे इस रचनात्मक प्रक्रिया में, तो अब कालिदास आश्चर्य करने का कोई अलग तरीका, कोई नया तरीका ढूंढ करके हमारे सामने लाने की कोशिश करेगा शायद। तो इस तरह से हम अपने चरित्र के भीतर दूरी बनाते हुए, हम अपने भीतर दूरी बनाते हुए हम अपने चरित्र को गढ़ सकते हैं। हम अपने जो आदतों और प्रति आदतों का जो चैन है, इसको रोकते हुए, इसको छोड़ते हुए हम चरित्र को गढ़ सकते हैं। और फिर जब चाहे हम पुनः अपने निजी दैनंदिन जिंदगी में आकर के फिर अपने उस पुरानी आदतों में आ सकते हैं। तो ये जो हमारा खुद से खुद को अलग करने की प्रक्रिया है, ये जिसके वजह से हो पाता है, दैट इज हायर ईगो। वो उच्चतर अहम है हमारा। लेकिन हायर ईगो के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है, जिसकी तरफ माइकल चेखव इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि उच्चतर अहम जो है, हायर ईगो जो है, इसके साथ एक दिक्कत ये है कि ये कलात्मक सीमा का ध्यान बिना रखे ही रचना करता है। जो भी आर्टिस्टिक बाउंड्रीज है उसको पार कर जाता है वो रचना करने में। वो इतना खो जाता है, इतना आनंदित होता है कि वो सारी सीमाओं को पार करना शुरू कर लेता है। हम बहुत ही मजा कर सकते हैं इस रूपांतरण में, यहां तक कि हम उस प्रस्तुति को भी भूल सकते हैं जो किसी खास उद्देश्य से किया जा रहा है और किसी खास शैली में किया जा रहा है। हम जब इस तरह से अपने हायर ईगो के साथ कनेक्ट होते हैं तो उस बहाव में हम इन सारी चीजों को भूलने लगते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में दैनंदिन जीवन का जो ईगो, लोअर ईगो है, हमारा दैनंदिन जीवन का जो व्यक्तित्व है, उसका काम है कि वो हायर ईगो को याद दिलाते रहे, ध्यान दिलाते रहे कि हमने क्या काम लिया है अपने हाथ में। और मंच पर जो एक नाटक, जो एक रचना प्रक्रिया जो चल रही है, उसमें सिर्फ मेरा हायर ईगो ही काम कर रहा है, ये बात नहीं है। दूसरे रचनात्मक व्यक्ति का भी हायर ईगो काम कर रहा है, तो उसके साथ सामंजस्य कैसे बिठाएं। तो ये जो चीज को लाने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये बार बार याद दिलाने का जो काम करेगा वो करेगा लोअर ईगो। मतलब वो दैनंदिन जीवन का जो हमारा व्यक्तित्व है उसका यह काम है कि वो उच्चतर अहम को, हायर ईगो को याद दिलाए कि हमने कौन सा काम लिया है। और दूसरे भी उच्चतर अहम वाले जो रचनाकार हैं, जो रचना किया जा रहा है, उनके साथ हम सामंजस्य कैसे बिठाएं। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम भी है उसमें, जिसको ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। और अब हम हायर ईगो के 4 फंक्शन, 4 कार्य हैं, उसको समझ लेते हैं आज की कक्षा में। पहला जो है वो है क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी। ये हायर ईगो का काम है, जो
करता है वो। क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी मतलब व्यक्ति विशेष की रचनात्मकता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी रचनात्मकता जो होती है वो एक क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति विशेष की रचनात्मकता। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसी व्यक्ति विशेष की रचनात्मकता के कारण एक कलाकार दूसरे कलाकार से भिन्न रचना करता है। मान लीजिए कि किसी एक लैंडस्केप को 3-4 पेंटर को पेंटिंग करने के लिए कहा जाए और आप अंत में देखेंगे तो कभी भी एक जैसा वह लैंडस्केप पेंटिंग नहीं होगा, सबके अलग अलग होंगे। क्यों? उसके पीछे जो काम करता है वो है हमारा क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति विशेष की रचनात्मकता। इसी की वजह से अलग अलग अभिनेता एक ही चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास मैं भी कर रहा हूं और आप भी करते हैं। सारी परिस्थितियां तो नाटककार ने जो दिया है एक ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों जो करेंगे वह एक नहीं हो सकता है। और ये अलग क्यों होगा? इसलिए नहीं कि हम अलग अलग व्यक्ति हैं, बल्कि इसलिए कि ये इसके पीछे जो हमारा हायर ईगो है उसका जो फंक्शन है क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति विशेष की जो रचनात्मकता है, इसकी वजह से ये अलग होगा। कहते हैं माइकल जेकब कि यही क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी, यही व्यक्ति विशेष की जो रचनात्मकता है, इसी की वजह से हम नाटककार जो नाट्यालेख में एक चरित्र को लिख देता है, गढ़ देता है, चाहे कितना भी डिटेल्ड वे में वो कितना भी ब्यौरा देकर के रच दिया हो, तो उसके उस पार जा करके हम जो चरित्र को गढ़ पाते हैं, चरित्र को जो समझ पाते हैं, चरित्र के और सूक्ष्मतम ब्यौरे तक जो पहुंच पाते हैं, तो वो सूक्ष्मतम ब्यौरे तक जो पहुंचने का रास्ता हमारा वो क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी की वजह से है। तो उसी वजह से हम नाटककार के टेक्स्ट के बियॉन्ड जा पाते हैं और हम रचना कर पाते हैं। इसी की वजह से अधिक ज्यादा हम सूक्ष्म ब्यौरे के साथ उसको ला पाते हैं। दैट इज क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी। दिस इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ आवर हायर ईगो। ओके, then second is discerning the conflict between good and evil, मतलब सही और बुरा के बीच के द्वंद्व को पहचानने की शक्ति। ये दूसरा फंक्शन है हमारे उच्चतर अहम का, हायर ईगो का। क्या? तो चेखव कहते हैं कि अच्छा और बुरा के बीच का जो द्वंद्व है वह रंगमंच कला के केंद्र में है। वही रंगमंच की कला को अनोखा बनाता है। ये कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। और इसे पहचानने में यदि हम असफल होते हैं, अगर हम इसे नहीं पकड़ पाए, अगर हम इसे नहीं पहचान पाए और हम इसमें अगर असफल हो गए, तो प्रदर्शन में जो नैतिक दृष्टिकोण या नैतिक आयाम है उसे हम छोड़ देते हैं और हमारा प्रदर्शन जो है वो एक सपाट स्थिति में एक हो जाती है। उसमें जो एक नया आयाम, एक आयाम जो कई आयाम होते हैं उसमें से आयाम निकल जाते हैं, ये द्वंद्व का आयाम, और वो सपाट हो जाता है। द्वंद्व के आयाम की वजह से वो मल्टी डायमेंशनल होता है। इसके बिना हमारा प्रदर्शन सपाट हो जाता है। यह जो द्वंद्व है कि कुछ भी संपूर्ण रूप से अच्छा या संपूर्ण रूप से बुरा नहीं होता है, कि ये सब अच्छा अच्छा ही है और ये बुरा बुरा ही है। अगर ऐसा हो गया, अगर आप इसे नहीं पकड़ पाए इस द्वंद्व को, तो
प्रदर्शन जो हो जाएगा वो एक आयामी हो जाएगा, सतही हो जाएगा कि नायक जो है वो बहुत अच्छा है और विलन जो है बहुत खराब है। वो बहुत ही सतही प्रदर्शन हो जाएगा, फिर उसमें कलात्मकता नहीं रह जाएगी, वो एकांगी हो जाएगा प्रदर्शन। तो अभिनेता के लिए यह अनिवार्य कार्य है कि वह चरित्र के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को, दोनों गुणों को पहचाने। किसी भी चरित्र को जब हम कर रहे हैं तो उसके अच्छे गुण क्या हैं और उसके बुरे गुण क्या हैं, इस दोनों को जाने समझे। ये अभिनेता के लिए जरूरी है। वो उस मार्ग को तलाशे कि जिस मार्ग के रास्ते वो चरित्र के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को पहचान सके, और सिर्फ न पहचान सके बल्कि उसे अपने प्रदर्शन में, अपनी रचना में लाए, उसे स्थान दे और उसको अपने प्रदर्शन में लेकर के आए। उससे रचना में जो द्वंद्वता और बहुआयामिता है वो प्रकट होने दे। तो ये उच्चतर अहम जो है, जो हमारा हायर ईगो है, यही हमें चरित्रों में बहुआयामिता, मल्टी डायमेंशनल व्यू जो है, बहुआयामी दृष्टिकोण, अच्छे और बुरे का जो जटिल अंतर सम्मिश्रण है, मतलब एक दूसरे से मिले हुए अच्छे और बुरे के गुण को, मतलब अच्छा और बुरा का गुण जो है एक दूसरे से इस तरह से मिला हुआ होता है, तो उस मिले हुए को पहचानने में, समझने में सक्षम बनाता है हमें ये हायर ईगो। ये हायर ईगो अगर नहीं होगा तो हम इसको अच्छे और बुरे के अंतः मिश्रित जो गुण हैं, जो जटिल स्थिति है, इसको हम पहचान नहीं पाएंगे और फिर ये भी उसके अच्छे और बुरे को अलग नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से हम चरित्र के एकहरेपन में सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा देखते रह जाएंगे। और जो नाटक में बहुआयामिता को समाप्त करके उसे एकहरा, एकांगी, एक स्तर का, एक सतही बना देता है। तीसरा जो हायर ईगो का काम है वो है डेवलपिंग सेंसिटिविटी टू द ऑडियंस, दर्शकों में संवेदनशीलता का विकास। अब नाटक तो कभी का लिखा हुआ हो सकता है, उसमें उस जमाने की नैतिक बोध होंगे, नैतिकता के समस्याएं जड़े हुए होंगे, और वो नाटक आज हम कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में वह नाटक आज के दर्शक के लिए किस तरह से, कंटेम्पररी दर्शक के लिए कैसे प्रासंगिक है, यह जो बोध है, यह जो हमारे भीतर बोध होगा, वह किसके द्वारा होगा? ये बोध हमारे भीतर जो होगा वो उच्चतर अहम के द्वारा होगा। ये उच्चतर अहम का काम है कि हमें ये बोध को विकसित करें। अब माइकल चेखव जब मॉस्को आर्ट थिएटर में काम कर रहे थे तो वो एक स्टूडियो 2 में जब वो काम कर रहे थे तो उनके एक सीनियर वख्तानगोब थे जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की है। तो वख्तानगोब से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो उनके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि वख्तानगोब जब नाटक शुरू करते थे तो पहले दिन से वो अपने ऑडियंस को दिमाग में रखते थे, और वो एक ऐसे नाटककार का नाटक कर रहे होते थे जो नाटककार अपनी रचना में पूरी तरह से लिप्त रहता था, लेकिन वो अपने नाटक को अपने लिए रचा था, दर्शक के लिए रचा नहीं था। लेकिन वख्तानगोब जो है वो पूरे नाटक को जब शुरू करते थे तो पहले दिन से ही
अपने दर्शक को ध्यान में रखा करते थे। तो माइकल चेखव कहते हैं कि नाटक बनाते समय दर्शक को ध्यान में रखने का ये कतई मतलब नहीं है कि नाटक जो बनाया जा रहा है वह दर्शक को प्लीज करने के लिए, दर्शक को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया हो। बिल्कुल नहीं। नाटक बनाते समय दर्शक को ध्यान में रखना है, लेकिन उसे प्लीज करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए ध्यान में नहीं रखा गया है। दरअसल यह हो सकता है कि उसको चुनौती देने के लिए उसको ध्यान में रखा गया। वो जो सोचकर, जो जिस पूर्वाग्रह के साथ वो प्रेक्षागृह में आएगा कि एक राजा होगा, एक रानी होगी, उसकी बेटी होगी, उसकी फूल कुमारी होगी, उधर एक राजकुमार होगा, उससे प्रेम होगा, इस तरह का जो एक पूर्वाग्रह के साथ वो आया है प्रेक्षागृह में, उस पूर्वाग्रह को चैलेंज करने के लिए, उस पूर्वाग्रह पर सवाल उठाने के लिए दर्शक को दिमाग में रखकर नाटक गढ़ा गया। अब फिर माइकल चेखव कहते हैं कि ये पूर्वाग्रह जो दर्शक का है, जो दर्शक का मन है, इसको यूं ही नहीं जान ले सकते हैं हम आप बस एक कल्पना करके कि ऐसा सोच करके आएगा दर्शक। ऐसी बात नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको अपने समय को पकड़ना होता है, अपने समय के साथ रहना होता है, अपने समय को पढ़ना होता है। कैसे? आपको लगातार अपने समय से जुड़ना होता है। लगातार आप समाचार पत्र के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, आप रेडियो के माध्यम से, आप अखबार के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, वेब के माध्यम से आप लगातार अपने समय को पकड़ रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं। तभी आप दर्शकों के पूर्वाग्रह को समझ पाएंगे और तभी आप दर्शक को दिमाग में रखते हुए उसको चैलेंज कर पाएंगे, उसको आप उसके पूर्वाग्रह को चुनौती दे पाएंगे, सवाल पैदा कर पाएंगे। तभी आप दर्शक के मन को जान पाएंगे और ये हायर ईगो के द्वारा ही आप कर सकते हैं। चौथा जो और आखिरी काम जो हायर ईगो का है वो है डेवलपिंग डिटैचमेंट, कंपैसिंग एंड ह्यूमर। कंपैशन, डेवलपिंग डिटैचमेंट, कंपैशन एंड ह्यूमर, मतलब अपने भीतर जो है उच्चतर अहम जो हमारा है, जो हायर ईगो है, इसका जो चौथा तत्व है वह है कि हमारे भीतर हास्य को, हाजिर जवाबी को, ये तुरंतता जो है इसको विकसित करना। तुरंत से जो बात कह जाने की जो क्षमता है हमारी, उसको विकसित करने का काम करना, ये चौथा काम है। और ये कैसे होगा? ये होगा तटस्थता के रास्ते, पृथकीकरण के रास्ते, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है कि मतलब खुद को स्वयं से मुक्त करके, स्वयं से अलग करके। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि हम चरित्र में कैसे रूपांतरित हो सकते हैं, तो खुद की आदतों को रोक करके, अपने आप से मुक्त होकर। तो कैसे हम अपनी दैनंदिन की आदत से दूरी बनाएं? तब उच्चतर अहम हमें स्वयं से मुक्त करता है। कैसे मुक्त करता है? सबसे पहले तो ये पृथकीकरण और ये जो उच्चतर अहम है जो हमें स्वयं से मुक्त कर देगा, तभी हम हाजिर जवाब हो पाएंगे, तभी हम ये तुरंतता का जो लक्षण है हमारे भीतर पैदा होगा। तो ये स्वयं से मुक्त कैसे करेगा हायर ईगो हमें? निश्चित तौर पर उसका जवाब है कि हम अपने दैनंदिन के आदत से दूरी बनाएंगे तब, और अपने आप को हल्के फुल्के ढंग से, विनोदपूर्ण ढंग से देख पाएंगे तब। और फिर हम स्वयं के साथ साथ दूसरे को भी वस्तुनिष्ठ रूप से
स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसको जरा सा और स्पष्ट करने के लिए एक आशु रचना की कक्षा में एक छात्रा से पूछा गया कि वह इस कोर्स से क्या चाहती है। तो उसका उत्तर था स्वयं से पार पाना, अपने आप से ऊपर उठना। तो माइकल चेखव कहते हैं कि उच्चतर अहम हमें यही स्वयं से पार पाने और अपने आप से ऊपर उठने में मदद करता है। कैसे? वही डिटैचमेंट, अपने आप को रोक करके, अपने भीतर एक दूरी बना करके, अपनी आदतों को रोक कर और अपने आप से दूरी बना करके हम अपने तीसरे आंखों से अपने आप को देखते हुए ये करते हैं। तो यदि सहज शब्दों में कहा जाए तो हायर ईगो हमारी वह क्षमता है जो हमें स्वयं के आदतों से अलग करता है और खुद को और दुनिया को और अधिक रूप से, स्पष्ट रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से, तटस्थ भाव से देखने में मदद करता है। तो ये हायर ईगो जो है किस तरह से हमारी रचना प्रक्रिया में मददगार है, इसे हमने आज समझने की कोशिश की। अगली कक्षा में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।